नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे एग्रीमेंट करने के बाद की धोखाधड़ियां और उससे बचाव। यानी कि आज का टॉपिक ये हमारा है कि आपने किसी व्यक्ति से कोई जमीन खरीदी है, कोई मकान खरीदा है या कोई प्लॉट खरीदा है, ठीक है। जैसे कि मान लो ए नाम के व्यक्ति से बी नाम के व्यक्ति ने खरीदा, यानी इस व्यक्ति ने खरीदा है। तो खरीदने के लिए उसने क्या किया, बी ने एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट उसके पास है। अब ए कितनी प्रकार की धोखाधड़ी एग्रीमेंट करने के बाद कर सकता है। यानी कि आपके पास एग्रीमेंट है और आप सोच रहे हो कि मेरा काम पक्का है, तो आपको एक बार ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और उस धोखाधड़ी से क्या क्या बचाव आपको करने चाहिए, इस पर अपन समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, इस टॉपिक में समझेंगे कि कौन कौन सी धोखाधड़ी एग्रीमेंट होने के बाद हो सकती है, उसके बचाव क्या है, सावधानी क्या है, और फिर विशेष अगर कोई ऐसी प्रकार की धोखाधड़ी कर दी है तो कानून में उसकी क्या प्रावधान है। एग्रीमेंट पुराना हो नया हो उस पर भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले ए ने बी से पक्ष में एग्रीमेंट किया। अब ए क्या क्या धोखाधड़ी करता है जनरली जो मुकदमे आते हैं उसमें, एक तो क्या करता है वो, सबसे पहला काम तो क्या करता है वो, रजिस्ट्री कराने से मना कर देता है, ठीक है। दूसरा काम, वो किसी आपके पक्ष में एग्रीमेंट करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। यानी कि एग्रीमेंट आपने कर रखा है और किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे वो रजिस्ट्री कर देता है। तीसरा काम क्या करता है, आपके पक्ष में जिसकी जमीन का या मकान का एग्रीमेंट कर रखा है, रजिस्ट्री कराने से पूर्व वो उस पर लोन ले लेता है या उस पर ब्याज से पैसा ले लेता है, या फिर वह उस जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को गिरवी रख देता है। हो गया नहीं तो एक और धोखाधड़ी होती है, आपके पक्ष में उसने एग्रीमेंट कराया, आपसे पैसा ले लिया, उससे पहले उसने किसी व्यक्ति के पहले एग्रीमेंट करा रखा है, या हो सकता है उसने पहले रजिस्ट्री करा दी और आपको बताया नहीं हो। यानी कि इतनी प्रकार की धोखाधड़ी, एग्रीमेंट बी के पक्ष में है, बी के पास है, फिर भी इतनी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। तो इनसे कैसे बचा जाए? अब बचाव के लिए भी तो कोई कानूनी प्रावधान होगा। देखो, सबसे जो बड़ा बचाव है वो बड़ा बचाव है आपके एग्रीमेंट की लिखा पढ़ी। उसमें इस प्रकार के तथ्य आपको लिखने चाहिए कि आपकी साथ कोई धोखाधड़ी ना कर सके, ठीक है। उस पर प्रॉपर स्टाम्प है, पंजीयन कराना है तो पंजीयन कराए, पैसे कैसे दिया है तो बैंक के माध्यम से दे दें, गवाह के सिग्नेचर कराए, जो भी सारा है उस पर पूरा अलग वीडियो बना रखा है, वो वीडियो देखें। मगर आपके साथ समस्या ये है कि आपने लिखा पढ़ी तो पहले करवा दी वकील साहब ने, तो वो वीडियो देखा ही नहीं। अब हम सावधान कैसे रहना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर वो रजिस्ट्री कराने से मना कर रहा है तो इसमें केवल सिविल मुकदमा बनता है, इसमें फौजदारी मुकदमा नहीं बनता है। अगर वो रजिस्ट्री कराने से मना कर रहा है और आप थाने में जाओगे, साहब वो रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, मेरे मुकदमा दर्ज करो, तो पुलिस वाले इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि सिविल नेचर का मामला है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उस व्यक्ति को जो रजिस्ट्री नहीं करा उसको नोटिस देना है। नोटिस देने के बाद कोर्ट से रजिस्ट्री कराने का वाद पेश करना है। इस पर मैंने कई सारे वीडियो बना रखे, देखें आपकी जो समस्या है उस अनुसार। यानी कि वो अगर इस प्रकार की धोखाधड़ी कर रहा है तो सबसे पहले आपको नोटिस देकर फिर कोर्ट से रजिस्ट्री कराने के लिए आवेदन करना। पहले से किसी व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट कर चुका है, पहले किसी को बेच चुका है और फिर आपके पक्ष में एग्रीमेंट कर दिया है, तो उसने आपके साथ धोखाधड़ी की है। 420 आईपीसी और 406 आईपीसी का मामला बनता है। एक मामला तो ये बनता है, उसमें क्या होगा, अगर उसने किसी व्यक्ति को पहले एग्रीमेंट कर दिया आपसे पहले, फिर आप कोर्ट से में रजिस्ट्री नहीं करवा पाओगे क्योंकि पहला एग्रीमेंट ही माना जाएगा, या पहली रजिस्ट्री करा दी तो वही मानी जाएगी। तो इसमें आपको सिर्फ 420 का धोखाधड़ी का मुकदमा करना है। साथ में आपको एक मुकदमा और करना है जो सिविल मुकदमा, जिसमें आपने जो पैसा दिया है वो पैसा वसूली प्लस आपका जो खर्चा और लॉस हुआ है आपको उसकी वसूली का एक सिविल नेचर करना है। पुलिस में जो 420 धोखाधड़ी का मुकदमा आप करोगे उससे आपके पैसे वसूली होंगे, उसको सजा हो सकती है, मगर पैसे आपको सिविल नेचर का एक मुकदमा अलग से करना चाहिए, ठीक है। और दूसरों को बेच देता है, मान लो आपके नाम पे एग्रीमेंट करवा रखा है
और बाद में यानी पहले आपके नाम पे एग्रीमेंट करवा दिया, फिर दूसरे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया, यानी पहले बी के नाम एग्रीमेंट कराया, फिर सी को उसने भेज दी, तो ऐसी स्थिति में सी की रजिस्ट्री को कैंसिल करवाने का एक सिविल मुकदमा होगा, प्लस आपके नाम रजिस्ट्री कराने का एक कोर्ट से सिविल, ये दोनों मुकदमे एक साथ हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके एग्रीमेंट कराने के बाद उसने किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया और उसके नाम पर रजिस्ट्री करा दिया, तो आपको घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भले आपके पास 100 रुपए के कागज पर ही एग्रीमेंट है, फिर भी आप उस 100 रुपए के कागज या पेपर से, एग्रीमेंट से उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा के आपके नाम पे रजिस्ट्री करवा सकते हो, और ऐसी रजिस्ट्रियां होती है, डरने की जरूरत नहीं है। लोग तो कहेंगे ऐसा होता क्या, उसकी रजिस्ट्री होगी उसका पक्का हो गया, ये गलत फहमी है। यानी कि उसने दूसरे व्यक्ति को बेच दिए आपके एग्रीमेंट कराने के बाद, तो आप सिविल कोर्ट से उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराकर अपने नाम पर रजिस्ट्री करा सकते हैं। साथ में उसने आपके साथ जो धोखाधड़ी की है उसका पुलिस में मुकदमा भी आपको कराना चाहिए। फिर तीसरी जो समस्या आती है, चौथी समस्या है, ये होगी ना पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी समस्या, आपके नाम पे उसने एग्रीमेंट करा दिया, फिर आपको बोला कि मैं साहब जमीन की रजिस्ट्री करा दूंगा। उसने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया या पैसे किसी उधार ले लिए। अब बैंक वाला क्या, आप कहता है, अब वो क्या बोलता है कि साहब मेरा लोन है, लोन के पैसे चुकते हो तो मैं रजिस्ट्री करूँ, आप लोन के पैसे दे दीजिए। आपको लोन के पैसे देने की जरूरत नहीं, आपको एग्रीमेंट में नहीं लिखा है वही पैसे देने की जरूरत है। अगर ऐसा उसने किया है तो भी आपके साथ उसने धोखाधड़ी किया, 420 का मुकदमा उस पर बनता है। साथ में आप उस एग्रीमेंट के आधार पर आप रजिस्ट्री करा सकते हो। अब रजिस्ट्री में दिक्कत ये आती है कि साहब रजिस्ट्री कैसे होगी, बैंक वाला तो उस पर लिख रखा है कि भाई इसमें तो ऋण है। तो उसमें देखो कानून ये है, उसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और महत्वपूर्ण उसमें कानून बता दो। मान लीजिए कि आपके पक्ष में उसने 1/10/2022 को एग्रीमेंट किया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, 1/1/2023, ठीक है ना, 1/1/10/23, यानी कि 3 महीने बाद उसने क्या किया, बैंक से उसी जमीन पर लोन ले लिया। बात को गहरे समझिए, यानी कि 3, 10, 11, 12 नहीं, 3 माह बाद, 6 माह भी कभी भी लेता, मतलब आपकी जो एग्रीमेंट है उसके बाद उसने लोन ले लिया है। तो ऐसी स्थिति में आप ये जो बैंक वाला जो लोन, बैंक ने लोन दिया ना, वो लोन गलत है आपके मुकाबले। क्यों कि इस तारीख को जमीन के मालिक आप बन चुके थे, यानी कि ए ने जो लोन लिया है बैंक से, ए इस तारीख को जमीन का मालिक था ही नहीं, क्योंकि इस तारीख को जमीन का मालिक तो बी हो गया। जब जमीन का मालिक बी था, भले उसके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं थी, फिर ए लोन कैसे लेता है। तो ए के बैंक के साथ अगर कोई धोखा किया है तो ए ने किया है। आपको अगर बैंक नहीं मानती है तो आपको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए कि साहब मैं पहले से मालिक था, बैंक ने लोन दिया, गलत दिया है, ऐसे पूछना चाहिए, धोखाधड़ी की है तो एक को सजा दीजिए, मुझे, मैं क्यों भरूं। तो ये बैंक जो अगर जमीन आपको नहीं हटा रही है तो आप सिविल कोर्ट से हटा सकते हैं। साथ में आप ए पर रजिस्ट्री कराने का मुकदमा करके कोर्ट से आपके पक्ष में रजिस्ट्री करा सकते हैं। यह होगी बात, आपको समझ में आ गई। अब जो लिखा मैंने कुछ विशेष सावधानियां, सावधानी में यह है कि मान लो आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है, कुछ पैसा आप दे चुके हो, ठीक है, कुछ पैसा अब आपको देना है। जो पैसा बकाया आपको देना है कोशिश करें कि वो चेक से देवे, उसी व्यक्ति को देवे जिसके नाम पर जमीन है, प्लस उसको अपने पक्ष के गवाह उसमें लगाएं। हो सके तो कहीं अन्य जगह से आप पैसा अरेंजमेंट करके तुरंत रजिस्ट्री करा दें, ताकि आपके साथ धोखाधड़ी वाली बात नहीं रहे। क्योंकि एग्रीमेंट कराने के बाद सामने वाले के पास पैसे चले जाते हैं, फिर वो बदलने के चांस उसके ज्यादा रहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, रजिस्ट्री करानी है। आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है मान लो, और आपको कोई दिक्कत आ रही है, सामने वाला रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, या किसी प्रकार के कब्जा संबंधी कोई विवाद आ रहा है, या जमीन के टाइटल संबंधी कोई विवाद आ रहा है, तो एग्रीमेंट की कॉपी आप मुझसे भेज सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप 8619876831, और मुझसे सलाह ले सकते हैं। मुझसे सलाह लेने की मेरी जो फीस है वो आपके पास कोई भी गौशाला हो उसमें आपको 500 रुपये जमा करा के रसीद मेरे भेजनी है, और गौशाला नहीं है तो 300 रुपये मेरे इस अकाउंट पर गूगल पे करना है, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। यानी कि जिन लोगों के पास चाहे पुराना एग्रीमेंट पड़े हो, चाहे नए एग्रीमेंट पड़े हो, एग्रीमेंट करने वाला मर गया हो या जिसके पक्ष में एग्रीमेंट हुआ वो मर गया हो, तो भी कानून, वो एग्रीमेंट कभी मरता नहीं। एग्रीमेंट कब मरता है, जब उस पर तारीख लिखी हुई है कोई फिक्स, इस तारीख रजिस्ट्री करा दूंगा, और इस तारीख को आपने बोला और मियाद उसकी निकल गई तो मरता है। मगर मियाद के पॉइंट पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट, उसको आप देखें। ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, उसमें 3 साल के बाद भी एग्रीमेंट की तारीख बढ़ती है। उस पर मैं पूरे वीडियो में विस्तृत रूप से समझा रखा है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।